एक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ से जो था वो सिग्निफिकेंट है कि पहले राउंड में जब गोल सेटिंग की, इंडियन एवरेज तो पता था 9 था, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को शायद बिलो द इंडियन एवरेज मानते हैं, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली ऑल्सो। यहाँ पे भी देखिए बिलो द इंडियन एवरेज है, यहाँ भी बिलो द इंडियन एवरेज है। गोल सेटिंग हर जगह पे बिलो द इंडियन एवरेज। ये सोचने की बात। कोई भी आप पैरामीटर ले लीजिए, चलिए एजुकेशन ले लीजिए। हमारे यहाँ पे देश में लिटरेसी का रेट क्या है? 76। लिटरेसी की परिभाषा क्या है? रीड राइट काउंट है ना, ये लिटरेसी की परिभाषा है। तो आप अपने आप को, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, अपने आप को कहाँ मानेंगे? उसके हिसाब से तो 100 प्लस है ना। तो आपके कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनता अपने आप को इंडियन एवरेज के बराबर भी समझने का। अपने आप को आप बराबर भी समझते हैं तो कम से कम आप बोलते थे 50% में मानते हैं एजुकेशन की तरफ से, लिटरेसी की तरफ से। मतलब डेफिनेटली इट इज़ मोर देन 90, 95, 99, 100%। आप इनकम ले लीजिए, आपकी जो भी इनकम है, आप अपने आप को कहाँ प्लेस करोगे इंडिया में? 50% से नीचे, 50% से ऊपर? तो आप लोग अपने आप को कहाँ पे प्लेस करोगे? आपकी इनकम जो पॉवर्टी लाइन की जो है, जिसमें 30% से नीचे, 30% से ज़्यादा लोग हमारे, मतलब 30% करीब हमारा देश है, उनकी मासिक इनकम है 5,000 रुपीज़ अ मंथ, वो भी लिबरल है। यू आर विद इन द टॉप व्हाट? टॉप 5%। 5 नहीं तो 10% ले लीजिए, टॉप 10% कर लीजिए, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट बिलो दैट। तो अगर आप हमारी आर्थिक कंडीशन भी देखें, इट कैनॉट जस्टिफाई टेलिंग आवरसेल्व्स कि हम जो है वो इंडियन एवरेज के बराबर है या इंडियन एवरेज से कम है। इसका कोई जस्टिफिकेशन बनता ही नहीं लॉजिकली। अब आप लोग तो गरीब गांव में काम करते हो, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। उनके कंपैरिजन में हमारे पास जो कपड़े हैं अभी फ़िलहाल, बल्कि फ़िलहाल भी छोड़िए, हमने जो सूटकेस में से कपड़े रखे हैं यहाँ पे जो आए हैं, हाउ, वेयर डू वी सी आवर्स? अपने आप को देखते कहाँ हैं? इंडियन एवरेज डेफिनेटली अबव ही होगा। तो आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, ये जो फिगर्स लिखे हैं आप लोगों ने, ये जस्टिफाइड ही नहीं है। अच्छा, ये भी बोला गया था अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि वो भी, जो भी, जिसने भी किया है, लीस्ट प्रेफर्ड हैंड, राइट हैंडर है तो बाएं हाथ से किया है, आंख बंद है, 5 मिनट ही टाइम है, ठीक है, मैनेजर सुपरवाइजर है और पहली बार ही कर रहा है। अब यह कहे कि भैया हमें बहुत सारी प्रैक्टिस हुई होती, प्रैक्टिस भी नहीं किया उन्होंने, पहली बार ही कर रहे हैं, तब इंडियन एवरेज आपका 9 का है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है हमारे देश में। अच्छा, इससे पढ़ाई लिखाई का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये बड़ी अजीब बात है। आप हार्वर्ड से पढ़ के आ जाओ, मगर अपने आप को फिर भी बिलो द इंडियन एवरेज मानते हो। क्यों? साफ नज़र आता है, ऊपर वाला जो भी बोलता है। हमने 2 ही शब्द सीखे हैं, 2 ही रूल सीखे हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। और रूल नंबर 1 तो वो हो गया। रूल नंबर 2 है, इफ़ यू फॉरगेट दैट, रेफर बैक टू रूल नंबर 1, बस। मगर अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई कहीं से भी की हो, अपनी सोच नहीं लगाते। फ्रीडम की परिभाषा एक शब्द में अगर बोलना है, वो शब्द है नो। अगर आप नो नहीं बोलना सीखे हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं। मतलब जब आपको गलत चीज़ सामने नज़र आ रही है, फिर भी इंसान नो नहीं बोलता है। और आप देखेंगे, आपको बहुत तजुर्बा होगा, पढ़ाई लिखाई से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मेरे एक्सपीरियंस में जो अनपढ़ गांव का है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको एक्चुअली नो बोलने में ज़्यादा आसानी है। हम जो लोग हैं ना, जिन्होंने काफ़ी कुछ, ये कपड़े शपड़े ये सब कुछ, बहुत कुछ ले लिए है ना, हमें नो बोलने में बहुत दिक्कत होती है। पीछे का जो बैकबोन है ना, वो है ही नहीं। विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वो मैंने बोला, इसको सबको कंठस्थ करा, और रोज सुबह अपनी क्लास शुरू करने से पहले इनको बोलो कि दोहराए। और जब तक तुम्हारा क्लास चल रहा है, तुम्हारा सेमेस्टर चल रहा है, जैसे मैंने कहा था खून में दौड़ना चाहिए, वो खून में दौड़ना चाहिए। एक चीज़ देखिएगा, ये जो टारगेट सेट किया ना, ये जो भी कुछ, ये सारे अजम्पशन है, ख्याल है ना, क्यों किसी ने ये काम किया ही नहीं है। इससे पहले आपने इस तरह का टावर बनाया ही नहीं है कभी ज़िंदगी में। इस तरह के ब्लॉक के साथ भी बाएं हाथ, एक्चुअली कायदे से देखा जाए, ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं होगा ज़िंदगी में।
कौन आपको काम देगा जो कहेगा खाली बाएं हाथ से करोगे, वो भी आंख में पट्टी लगा के, देख नहीं सकते, लेफ्ट हैंड से करोगे और 5 मिनट ही टाइम लिमिट होगा। मुझे एक काम बताइए जिंदगी में जिसमें इतने सारे कंस्ट्रेंट के साथ, बाधाओं के साथ आपने काम किया हो। वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये सारी assumptions हैं, क्योंकि ये मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर ने एक्चुअली आजमाया तो हुआ नहीं, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो टारगेट सेट कर दिया जी 8। सेम हियर, सेम हियर। एक चीज देखिएगा, टारगेट जो सेट होता है वो हाईएस्ट assumption से ऊपर जाता ही नहीं। यहां पे हाईएस्ट assumption था 8 का, 8 ही टारगेट हुआ। यहां पे हाईएस्ट assumption था 8 का, उससे कम ही टारगेट सेट हुआ, 7 हुआ। और यहां पे हाईएस्ट assumption था 8, टारगेट 8 का ही सेट हुआ। तो आप जहां पे शुरू करते हैं ना, वही आपकी लिमिट बन जाती है, उससे आगे दिमाग चलता ही नहीं। ये जो assumption मतलब जो कल्पना है, उसके बेसिस पे अनुमान, उसके बेसिस पे हम बर्ताव करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रूव करता है कि हमने जो सोचा था वही सही था। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। ये खैर लास्ट मिनट में गिर गया। ये भी मतलब जो इनके मैनेजर वगैरह थे कह रहे थे भैया गिरेगा गिरेगा गिरेगा। इन्होंने पता नहीं क्या हुआ इनके दिमाग में, वर्कर के दिमाग में, उन्होंने कहा शायद लगा के देखते हैं। फिर वो ये देखिए 7 का टारगेट है, 8 हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, या तो इक्वल रहेगा, 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद कहानी खत्म। किसी ने कहा था ना टाइम 5 मिनट का बहुत था, उसके बावजूद भी वर्कर जो है, एक केस था जहां पे वर्कर ने बना लिया था पहले ही 3 मिनट में, उसके बाद वर्कर डिटैच हो गया। उसके बाद जब दोबारा, क्योंकि जो वर्कर बना है यहाँ पे, उसको यह पता है कि ये बिल्कुल एकाग्र मन से ये काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन का इधर उधर हुआ तो काम नहीं हो सकता। तो वो जो कनेक्शन है अपने काम के साथ, वो बहुत तगड़ा हो चाहिए। एक बार वो डिटैच हो गया, उसके बाद दोबारा उसको रीएडजस्ट करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि रिलैक्स कर गया एक बार। उस टाइम टेंशन बहुत हाई है, तार गिरेगा नहीं गिरेगा, देख पा रहा हूँ नहीं देख पा रहा हूँ, वो सब है। एक बार आपने रिलैक्स कर लिया, अब दोबारा रिकनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाला थोड़ा लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस था। इन्होंने देखा कि 9 अचीव किया है, यहाँ पे शायद वर्कर, मैनेजर, सुपरवाइजर को भी थोड़ा हौसला मिला कि शायद 10 भी हो सकता है। ये शायद वो 2 वाले ब्लॉक वाला स्ट्रैटेजी था ना, लास्ट वाला। लास्ट में भी 2 ही ब्लॉक रखे उन्होंने। ये जो बिहेवियर है ना, परफॉर्मेंस जो है, ये एजम्पशन जो है उसके बियॉन्ड, ज़्यादा बियॉन्ड जाता ही नहीं। इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, ये चेंज करना ज़्यादा आसान है। बिहेवियर ये एक साइकिल है, इस पर बहुत R&D हो चुका है, रिसर्च हुआ है। इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग मतलब है अपने आप जो सोचते हैं वो भविष्य में उसी की परिपूर्ति होती है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब है जो मैं सोचता हूं भविष्य में उसी की परिपूर्ति होती है। अब ये क्यों होती है ये नहीं पता, कैसे मतलब होती है ये पता है। तो इसमें क्या था कि एक अब अगला किया गया गिनी पिग्स के ऊपर, जो वो गिनी पिग को हिंदी में क्या बोलते हैं, बड़े बड़े चूहे होते हैं ना गिनी पिग, उन पे किया गया। अब गिनी पिग का एक इंटेलिजेंस जो होता है वो कैसे देखा जाता है। गिनी पिग का इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कितनी जल्दी कोई इंसान प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ये इस तरह का वो एक क्या बोलते हैं भूल भुलैया टाइप का खड़ा कर देते हैं। एक गिनी पिग को यहाँ पे छोड़ा, जितनी जल्दी ये गिनी पिग यहाँ से, क्योंकि बीच में बाधाएं हैं, वो बाधाओं को इधर उधर कर करा के जितनी जल्दी यहाँ से निकलेगा, कितने कम टाइम में निकलेगा, उसका एक इंटेलिजेंस का एक इंडिकेटर हो जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंटर थे, उन्होंने क्या किया कि गिनी पिग्स लिए और एक ब्राइट मेल गिनी पिग को एक ब्राइट फीमेल गिनी पिग के साथ मेट किया गया, उनके बच्चे हुए। ब्राइट मेल गिनी पिग के बच्चे ब्राइट फीमेल गिनी पिग के बच्चों के साथ मेट किया गया। ऐसे उन्होंने 4 जनरेशन में किया।
एक कारण है इन गिनी पिग्स वगैरह के साथ किया जाता है क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है। सिमिलरली उसने डल मेल गिनी पिग और डल फीमेल गिनी पिग को मेट किया 4 जनरेशंस। दे रन इट थ्रू दिस। तो एट द एंड ऑफ इट 2 झोड़े में एक जगह सुपर ब्राइट गिनी पिग्स और एक जगह सुपर डल गिनी पिग्स। तो असिस्टेंट्स होते हैं ना, तो ये एक्सपेरिमेंटर ने 3-4 असिस्टेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया कि तुमको इतना ही करना है कि ये जो झोड़ा है इसमें सुपर ब्राइट गिनी पिग है और ये जो झोड़ा है इसमें सुपर डल गिनी पिग है। आपको सिर्फ दोबारा से ये प्रूफ करने के लिए कि वाकई सुपर ब्राइट जो है सुपर ब्राइट है, सुपर डल जो है सुपर डल है, उनको आप इसमें दोबारा से, इसको मेज़ बोलते हैं, MAZD, मेज़ में दोबारा से इसको रन करिए। किया जी, और ये देखा गया कि सुपर ब्राइट गिनी पिग्स का परफॉर्मेंस जो था वो सुपर डल गिनी पिग से वाकई बहुत ही बेहतर था। अब प्रॉब्लम क्या था कि शुरू में ही मुरारी जी ने जो सवाल पूछा, वो एक्सपेरिमेंटर ने किसी मेज़ के थ्रू इनको रन ही नहीं किया था। उसने एट रैंडम 2 झोड़ों में रख दिए थे गिनी पिग्स को। एक्सपेरिमेंटर जो असिस्टेंट थे उनको बताया गया था कि इस झोड़े में सुपर ब्राइट गिनी पिग है, इस झोड़े में सुपर डल गिनी पिग है। अब ये हुआ कैसे? तो इनका जो असिस्टेंट थे, जो मदद करते थे, वीडियो टेप किया गया था, उन पे ध्यान गया। देखा यह गया जब वो झोड़ा सुपर ब्राइट गिनी पिग का झोड़ा होता है तो उसमें जो ये असिस्टेंट होता है वो जाता है और गिनी पिग के नीचे हाथ रखता है ऐसे। जैसे आप जानते हैं ना, आपके अगर कोई कुत्ते या बिल्ली हैं घर में तो कुत्ते बिल्लियों को अंग्रेज़ी आती है, क्योंकि जितने लोग होते हैं वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, कुत्ते बिल्लियों में। हाँ, देखा होगा आपने। तो उसने एक आराम से उठाते हैं, फिर उसको पुचकारते हुए वो मेज़ की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाते हैं और कहते हैं भैया देखो एक टेस्ट है, मुझे पता है कि तुम बहुत ब्राइट हो, बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना, अच्छा करके आना, और उसके बाद जेंटली यहाँ पे छोड़ देते हैं एंट्री पॉइंट पे, और इसके ऊपर एक ग्लास होता है तो देख सकते हो आपकी गिनी पिग कैसे घूम रहा है। अगर गिनी पिग कहीं अटक गया तो ऊपर से चिल्लाता है टर्न राइट टर्न लेफ्ट, इस तरह से। जैसे ही वो पार कर लिया ऑब्स्टिकल, वेल डन वेल डन, और जब यहाँ से निकलता है तब उसको दोबारा से ऐसे पकड़ के पुचकारता हुआ जहाँ पे खाना होता है वो खाने के पास जाकर बड़े जेंटली उसको, जो सुपर डल गिनी पिग है उसके झोड़े पे जब जाता है तो वो क्या करता है कि उसको ऐसे ऐसे गर्दन से उठा के यूँ करके फेंक देता है, और अगर वो घुस नहीं रहा इसके अंदर तो पीछे से उंगली करता है जिससे वो घुस जाए। एक बार घुस जाता है तो फिर वो कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय पीने चले जाता है, क्योंकि पता है ये टाइम लेगा। और फिर वो कर्ज करता है, वो कहता है यार कमाल का स्टूपिड एक्सपेरिमेंट है, और ये कोई जानने की बात है, सुपर डल तो सुपर डल ही होगा, सुपर ब्राइट तो सुपर ब्राइट ही होगा। तो उसके बाद जब यह वापस आता है और गिनी पिग निकला नहीं होता है, फिर ऊपर से गाली बकता है, कहता है यार टाइम बर्बाद करने वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही मतलब स्टूपिड डफर टाइप का एक्सपेरिमेंट है। एंड वो बड़े मुश्किल से जब निकलता है उसको फिर दोबारा से ऐसे पकड़ता है, और खाना तो क्या छोड़िए, उसको झोड़े में ऐसे धक्का देके वापस फेंक देता है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इस पर, खास तौर से ट्रेनिंग के फील्ड में। आप लोग तरह तरह के लोगों के साथ काम करते हो, हमारे जो एजम्पशंस है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सब बोले वो बात अच्छी है, जैसे आपने जूम कॉल में देखा होगा, मेरी आदत है कि सुनने की, सबको एक बार कम से कम सुनने की आदत है, बट नहीं बोले तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके भेजे में कुछ नहीं जाना या आपका ध्यान कहीं और ही है। मैं कभी एज्यूम करता ही नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग SMEs के साथ AMEs का डील करते हो, आपका एजम्पशन जो है ना वो डिटरमिन करेगा कि वो कैसे बिहेव करेगा। आपने एज्यूम कर लिया कि ठीक है सिलेक्ट तो हो गया, मतलब वैसे ही अदरवाइज बेकार है, वो आपको बहुत जल्दी प्रूफ करके दिखा देगा कि वो बेकार है। ये मत पूछिए ये होता कैसे है, इसका जवाब अभी तक है नहीं किसी के पास, मगर ये होता है। ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आप देखिएगा, ये अजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है। बच्चों का टीचर जो है, आपने देखा होगा, आप शायद मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया होंगे, अपने टाइम पे टॉपर रहेंगे, जो भी कुछ है, वो टीचर ने कुछ बता दिया, भैया जो सवाल जो है ना इस तरह से सॉल्व करना है। घर में आया बच्चा और आपने कहा नहीं बेटे इससे
मतलब आसान तरीका है सॉल्व करने का। कहता नहीं आपको कुछ नहीं पता, मेरे टीचर ने बताया। टीचर का प्रभाव जो होता है इतना ज़बरदस्त होता है कि बच्चा एक्चुअली टीचर को बिल्कुल भगवान मानता है।